हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 में आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिपेशन को, विच इज़ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एलिमिनेशन पैटर्न। एलिमिनेशन पैटर्न एक चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 में, जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है, इसके काजेस क्या हैं, साइन सिम्टम्स क्या हो सकती हैं और इसको मैनेज किस तरह से कर सकते हैं। सो ये सारा कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। कॉन्स्टिपेशन ये एक डिजीज़ नहीं है, इसको हम डिजीज़ नहीं बोल सकते। ये एक साइन या फिर ऐसा कह लें कि ये एक सिम्टम है। सिम्टम का मतलब है कोई बड़ी कंडीशन, कोई बड़ी डिजीज़ जिसके होने के बाद आपको दूसरी क्लिनिकल फाइंडिंग्स नज़र आए, उसको हम साइंस और सिम्टम्स बोलते हैं। तो ऐसे ही कॉन्स्टिपेशन एक खुद डिजीज़ नहीं है, ये किसी काज की वजह से अकर होती है, इसीलिए हम इसको सिम्टम बोलते हैं। और सिम्टम भी ये मेजर सिम्टम है, दैट्स वाई वी आर स्टडिंग अबाउट दिस। सो कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिपेशन सिंपली रिफ़र करता है स्टूल और फीसिस को जो कि हार्ड हो जाते हैं और जिनको पास करने में डिफ़िकल्टी फील होती है, उसको हम सिंपली कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। अदर वर्ड्स में आप इसको इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वीक में 3 मर्तबा से कम अगर कोई स्टूल पास कर रहा है तो उसको हम ये कह सकते हैं कि उस बंदे को कॉन्स्टिपेशन है। सो इट अकर व्हेन बावल मूवमेंट बिकम डिफ़िकल्ट और लेस फ्रीक्वेंट। अब बावल की जिस तरह से जैसे जैसे मूवमेंट होती है, तो वैसे जो बावल कंटेंट है वो आगे की तरफ मूव करता है। लेकिन अगर किसी भी कारण की वजह से बावल मूवमेंट डिफ़िकल्ट हो गई है, वो नहीं हो पा रही ठीक से और लेस फ्रीक्वेंट है, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन अकर हो सकती है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में जो फीसिस और स्टूल है वो आगे मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो एक ही जगह पर रुक जाते हैं। जब वो एक जगह पर रुक जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर इंटेस्टाइन में जो सारा कुछ वाटर वगैरह होता है वो वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जो स्टूल या फिर जो फीसेस हैं वो ड्राई हो जाते हैं। ड्राई होंगे तो उसके उसके बाद उसको वो हार्डर हो जाएंगे टू पास फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके बाद हम उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। नाउ व्हाट आर द काजेज? अब वो कौन से काज और एटियोलॉजी हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को काज कर सकते हैं? सबसे पहले और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काज है वो है इनएडिक्वेट वाटर इनटेक। अगर कोई बंदा वाटर का इनटेक कम से कम कर रहा है तो उसको ज़्यादा रिस्क है कॉन्स्टिपेशन के लिए, क्योंकि जब बॉडी में वाटर कम होगा तो बॉडी हमारे वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करे, जो बावल में कंटेंट वाटर का कंटेंट प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो जो सारा कुछ स्टूल में वाटर प्रेजेंट था उसको उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो बाहर जो स्टूल बचा वो ड्राई हो गया। तो ड्राई होगा तो उसको डिफ़िकल्टी होगी आगे मूव करने में। दैट्स वाई वो बंदे जो इनएडिक्वेट वाटर इनटेक करते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। उसके अलावा इनएडिक्वेट फाइबर डाइट। अब फाइबर इन डाइट ये हेल्प करती है कि जो स्टूल है वो इजीली पास हो जाए। अगर कोई बंदा फाइबर नहीं ले रहा अपनी डाइट में तो वो भी रिस्क पर हो सकता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। देन अ डिस्ट्रप्शन ऑफ रेगुलर डाइट और रूटीन ट्रैवलिंग। अगर उसकी रेगुलर रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, वो रेगुलरली अपनी डाइट को ठीक से नहीं ले रहा और ना ही उसकी रूटीन, और वो ट्रैवलिंग कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूअसली, तो इसकी वजह से भी उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर कोई ज़्यादा अमाउंट में डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से भी उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। उसके अलावा स्ट्रेस एक मेन रीज़न है कॉन्स्टिपेशन के लिए। स्ट्रेस में क्या होता है, बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। देन ओवर यूज़ ऑफ लेग्जेटिव्स। अब लेग्जेटिव्स हम यूज़ करते हैं कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए, लेकिन कोई कंटिन्यूअसली लेग्जेटिव्स का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनको कॉन्स्टिपेशन है। तो अगर कंटिन्यूअसली कोई ज़्यादा अमाउंट में लेग्जेटिव का यूज़ करेगा तो जो कॉन्स्टिपेशन है वो अब उससे ठीक नहीं हो रही, उल्टा कॉन्स्टिपेशन जो है वो ज़्यादा सीवियर हो गई है। तो ओवर यूज़ ऑफ लेग्जेटिव से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। कुछ ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जिसकी वजह से जो बावल मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाए, वो या फिर वो स्लो हो जाए, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, जैसे कि पार्किनोसिनिज्म और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इनमें बावल की जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है। उसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि अगेन बावल मूवमेंट को स्टॉप कर सकती है और उसको लो कर सकती है, तो वो है नारकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स एंड आयरन पिल्स।
तो ये वो सारी मेडिकेशंस हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, तो इनको भी आपने याद रखना है। उसके अलावा इरिटेबल बावल सिंड्रोम। अब इरिटेबल बावल सिंड्रोम ये एक सिंड्रोम है जिसमें कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वगैरह और जो भी फीसिस से या फिर स्टूल से रिलेटेड कंडीशंस, एबनॉर्मलिटी से वो आ जाती है। तो जिसको इरिटेबल बावल सिंड्रोम है उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसके अलावा है प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी पे ना क्या होता है, जो फीटस है, फीटस का वेट होता है और पीछे क्या होता है, पीछे ब्लेडर होता है। अब ब्लेडर और जो फीटस है, फीटस का वेट उसके ऊपर फोर्स लगाता है। अब जैसे इंटेस्टाइन के ऊपर फोर्स लगेगा तो फोर्स लगने की वजह से जो इंटेस्टाइन के अंदर बावल मूव कर रहा है आगे की तरफ, वो मूव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर वेट है, जिसकी वजह से वो आगे उसकी मूवमेंट नहीं हो पा रही। तो मूवमेंट ना होने की वजह से वो फीसिस एक जगह पर रुक जाएंगे, जिसके बाद वो कॉन्स्टिपेशन काज करते हैं। देन कोलान कैंसर। कैंसर अगर कोलान में हो जाए तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। एंड ओल्ड एज वाले जो बंदे हैं वो ज़्यादा प्रोन या फिर रिस्क पर होते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो ये सारे काजेज और एटियोलॉजी फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। देन साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकती हैं अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है। तो पहली जो इसकी साइन साइन है वो है इनफ्रीक्वेंट बावल मूवमेंट और डिफ़िकल्टी हैविंग बावल मूवमेंट, जो जिसको हम स्ट्रेनिंग भी बोलते हैं। यानी बावल मूवमेंट के दौरान वो स्ट्रेन करता है, ज़्यादा फोर्स लगाता है ताकि जो स्टूल है उसको पास कर सके। क्यों? क्योंकि उसको स्टूल पास करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो पहली ये साइन है। उसके अलावा हार्ड और स्मॉल स्टूल। जो स्टूल का कैरेक्टर है वो एक तो हार्ड होगा और उसके अलावा वो स्मॉल होगा। स्मॉल क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा फोर्सफुली आप उसको बाहर निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्मॉल हार्ट की शेप में स्टूल बाहर आएगा। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की वजह से एब्डोमेन पेन भी होता है, क्योंकि हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं ताकि उसको बाहर निकल पाएँ और हमारा जो सिस्टम है वो भी उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, दैट्स वाई एब्डोमेन पेन। उसके अलावा वोमाइटिंग हो सकती है। एब्डोमेन फुलनेस, ऐसे लगता है जैसे कि हमारा एब्डोमेन जो है वो फुल है, इस तरह की सेंसेशन होती है। देन सेंस ऑफ इनकम्प्लीट बावल मूवमेंट। अब कोई बंदा अगर वॉशरूम होके आ रहा है तो उसको ऐसा सेंस होगा कि अभी तक जो उसकी बावल मूवमेंट है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो सेंस ऑफ इनकम्प्लीट बावल मूवमेंट इज आल्सो अ सिम्टम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। सो दीज वर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। लास्ट में डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट, कि किस तरह से हम कॉन्स्टिपेशन को मैनेज कर सकते हैं। तो पहले हम उसको एग्जामाइन किस तरह से करेंगे, तो बेरियम स्टडीज़ को यूज़ करके हम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोलोनोस्कोपी देख सकते हैं। अ, अब ये एक किस्म के एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स है जिनमें हम कोलोनोस्कोपी की मदद से कोलॉन में ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हुई और बेरियम को नीचे बेरियम स्वेलो या फिर बेरियम एनिमा का यूज़ करके देखते हैं कि कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है। तो पहले तो हम देखेंगे ना कि कहाँ पे प्रेजेंट ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है। देन ऑब्स्ट्रक्शन देखने के बाद हम लेग्जेटिव्स प्रोवाइड करते हैं। लेग्जेटिव्स का काम होता है स्टूल को सॉफ्ट करें। सो दीज आर स्टूल सॉफ्टनर। ओके, उसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीसिया। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया अगेन इसका काम है कि ये स्टूल को सॉफ्ट करता है। उसके अलावा इन अदर ट्रीटमेंट है जिसको हम बेसाकोडाइल या फिर इसको हम डोल्कोलेक्स डोल्कोलेक्स बोलते हैं। तो ये सारी मेडिकेशंस हैं जो हम कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इन सारी मेडिकेशंस को खुद ही यूज़ करें कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। अगेन यहाँ पर भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन मस्ट है। देन ड्रिंक 2 और 4 एक्स्ट्रा ग्लास ऑफ वाटर अ डे। अगर नॉर्मली जितना आप वाटर इंटेक कर रहे हैं और उसको आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए दिन में 2 या फिर 4 एक्स्ट्रा ग्लास ऑफ वाटर लेना है। देन टेक अ वार्म लिक्विड स्पेशली इन मॉर्निंग। मॉर्निंग के दौरान वार्म लिक्विड्स का यूज़ करना है ताकि जो बावल मूवमेंट है वो इजी हो जाए। देन ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट विथ प्लेंटी ऑफ फाइबर्स। पहले तो आपने वेल बैलेंस्ड डाइट का यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप टाइम पर फूड का इंटेक नहीं कर रहे और अपनी टाइमिंग चेंज कर रहे हैं, और जो आप डाइट ले रहे हैं उसमें प्लेंटी ऑफ फाइबर्स होनी चाहिए, गुड सोर्स होना चाहिए फाइबर्स का, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन, ब्रेड एंड क्रील्स। तो ये सारी डाइट में आप इन सब को ले सकते हैं ताकि कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर सकें। सो दिस वाज द मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।